मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न फ्रेज रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आज जो मैंने ये इसके क्वेश्चन लिए इस पैटर्न के, वो मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर आप टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन के अंदर आपको मिल जाएगा न्यू पैटर्न फ्रेज रिप्लेसमेंट पार्ट 1। उसको उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो मैंने वहाँ पे प्री लेवल के क्वेश्चन करवाए थे। तो आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और वहाँ पे मैंने बताया भी था कि इस पैटर्न को कैसे हैंडल करना होता है, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी होती है। विदाउट इवन रीडिंग द कंप्लीट सेंटेंस आप क्या कर सकते हो, इस कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो मेंस लेवल का आप वैसे भी देख रहे हो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो थोड़ी लेवल लैंग्वेज का लेवल भी क्या है, थोड़ा हाई है, लेकिन अपने क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे इंग्लिश की वर्किंग के साथ, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। देखना यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार उस वीडियो को और गो थ्रू कर लेना, ठीक है, जो आपका पार्ट 1 है इसका, क्योंकि इजीली समझ में वहाँ पे मैंने बताया भी है इसमें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं इसकी। तो डायरेक्शन में इसने बोला है, इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन। मतलब क्या है, हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए बी एंड सी, और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ए बी एंड सी में। फॉर ईच पार्ट ए करेक्शन स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन। तो ईच पार्ट के लिए क्या किया गया है, एक करेक्शन स्टेटमेंट भी दिया गया है। यू हैव टू डिटरमाइन विच पार्ट रिक्वायर्स करेक्शन एंड मार्क इट एज योर आंसर। कि आपको ये ध्यान क्या करना, डिटरमाइन करना है कि कौन से पार्ट को क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और मार्क करना है इसको क्या अपने आंसर की फॉर्म में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं इसको करना कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, देखो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। वैसे मैंने डिटेल में पहले बताया हुआ था जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर स्टार्टिंग जो इसकी की थी मैंने न्यू पैटर्न फ्रेज रिप्लेसमेंट की, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लें, वहाँ डिटेल पे बता रखा है कि इसको करना कैसे है। तो एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसने अपने ऑप्शन दे बोथ ए एंड बी, बी एंड सी। इसका मतलब क्या, करेक्शन को बता रहा है कि कौन कौन से में करेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना सेंटेंस दिया गया ऊपर देखो, ये इसके पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसका, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट दिया गया है, देन थर्ड पार्ट दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है, सेम जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए ए ऑप्शन दिया गया है, ए सेंटेंस दिया गया है जो यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए बी रिप्लेसमेंट दिया गया, और थर्ड पार्ट के लिए सी रिप्लेसमेंट। इनको आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करके आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन कौन सा पार्ट रिप्लेस होगा और कौन सा नहीं होगा। उस तरीके से आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट ओनली क्या करना है यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जाएंगे, क्योंकि वैसे आप करोगे तो क्या हो जाए, 3 ऊपर सेंटेंस हो, 3 नीचे हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐसे मान लीजिए ऊपर सेंटेंसेज हो गए और 3 नीचे हो गए। तो पहले क्या करो, इन दोनों इसको क्या करो, फिक्स करो, फिर इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को चेंज करके चेक करो, फिर इन दोनों को चेंज करके चेक करो, इस तरीके से फिर इन दो को फिक्स करो, फिर इन दोनों को चेंज करके, इस तरीके से आप करोगे तो 9 टाइम्स आपको क्या अगर सेंटेंस बना बना कर देखने पड़ेंगे। और 9 बार अगर सेंटेंस बना कर देखोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एग्जाम में क्या नहीं होती, स्पीड नहीं आती, टाइम नहीं बचता एग्जाम के अंदर। सर हमारे वहाँ पे इंग्लिश के लिए टाइम नहीं बचता, क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट होते हैं। तो एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता, आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे तभी आपके क्वेश्चन होंगे, तभी मार्क्स गेन होंगे। आप कंप्लीट क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। डिटेल में आप उस वीडियो को एक बार देख लेना। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो अपने क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करते हैं, अपने 3 लाइन्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करेंगे, 3 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, और जिसमें रिप्लेसमेंट है उस पर टिक करेंगे, और जिसमें नहीं है उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पे रिप्लेसमेंट है टिक, सेकंड पे रिप्लेसमेंट नहीं है क्रॉस, और थर्ड पे रिप्लेसमेंट है तो टिक। और फिर आपको देखना है ए ये किसको बताएगा, फर्स्ट वाला ए को, सेकंड बी को, और थर्ड सी को बताएगा। तो रिप्लेसमेंट किस में है, ए और सी में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, सी एंड ए, ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाए। समझ में शॉर्ट ट्रिक। अब अपनी यूज़ करते हैं, एक बार आप प्रीवियस वीडियो को और कर लेना, उसको पार्ट 1 को रीचेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल में करवा रखा है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो। स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो 3 पार्ट्स अपने क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पार्ट्स ए बी सी को ड्रॉ कर लिया। अब शुरू हो जाओ। करना क्या है, कंपैरिजन करना है, इसमें कुछ नहीं करना। ऊपर भी दिया गया, ऊपर पार्ट दिया गया और ऑप्शन में पार्ट दिया गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो शुरू हो जाओ, जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहीं पे अपने क्या करना है, चेकिंग करनी है। शुरू करते हैं, यहाँ पे दोनों पार्ट्स को साथ में पढ़ना है। कैसे, द सेपरेशन ऑफ पावर्स, द सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का जो सेपरेशन है, विभाजन है, उसकी बात हो रही है। मीन्स मीन
अब यहाँ पे ऊपर देखें तो ऊपर डज मीन है, सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, और नीचे की बात करें तो इसमें है डू मीन। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन में अपने बात करें, ऊपर वाले पार्ट में क्या है, मीन्स डज मीन है मतलब सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे डू मीन है मतलब क्या करेगा, आपका प्लूरल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं, पावर्स को कौन खा गया, ऑफ खा गया, पावर्स को क्या खा गया, ऑफ खा गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर सेंटेंस को क्या चाहिए, एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनके भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, जैसे जो मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा आपको, तो माइंड में फिट हो जाएगा कि इंग्लिश की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, और एक चीज़ और करना, प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको गो थ्रू करके एक बार अपने डाउट्स क्लियर करना, वहाँ से आपको वर्किंग कंप्लीट समझ में आए। एक बार वर्किंग अगर इंग्लिश की आने लगी तो 100% गारंटी है इंग्लिश आपकी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और मार्क्स बनेंगे आपके बहुत हाई लेवल पे। जिनको ऐसे लगता है ना हमारी इंग्लिश नहीं बन सकती, तो आपके खूब मार्क्स बनेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट्स स्टार्ट में जब आते हैं तो यही बोलते हैं कि सर इंग्लिश तो नहीं बन सकती, हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है इंग्लिश के अंदर, हम बिल्कुल प्योर गांव से क्या करते हैं, वहाँ से अपने बिलोंग करते हैं हम लोग, और जो प्योर हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, तो और दूसरा ये गांव का एनवायरनमेंट, ये भी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सेंस है, दिमाग तो यूज़ करते हो ना आप सारे, दिमाग तो है ना आप सभी में, तो दिमाग है, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश बन जाएगी, ये गारंटी है। अब देख लेना करना कैसे, बस टेक्निक कैच करने की कोशिश करना, जो मैं टेक्निक करवा रहा हूँ उसको कैच करने की आप क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, अगर टेक्निक पकड़ में आ गई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपने यहाँ पे शुरू करते हैं, विदाउट रूल्स करेंगे अपनी चीज़ों को, क्योंकि रूल्स आजकल यूज़ होते ही नहीं है, आप लोगों ने भी देखा, इसलिए अपने मार्क्स नहीं बनते। तो डज मीन है, तो पावर्स को कौन खा गया, ऑफ खा गया, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे ऑफ खा गया क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेपरेशन की, पावर का सेपरेशन, पावर का भाई, द ब्रदर ऑफ पावर्स, पावर का भाई की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो सेपरेशन है वो। तो डज मीन है, यहाँ पे डू मीन है, सेपरेशन क्या, सेपरेशन सज है, सेपरेशन, सेपरेशन है, इसका मतलब क्या, सिंगुलर, तो ऊपर वाला क्या है, करेक्ट है, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट है क्या, रिप्लेसमेंट जब ऑप्शन वाला सही होगा ना तब रिप्लेसमेंट होगा, ऊपर वाला सही, इसका मतलब रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना क्रॉस। अब अपने चलते हैं, जितने ऑप्शंस में ए दिया हुआ है वो सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन गया, क्योंकि ए में तो रिप्लेसमेंट है नहीं, तो ए, अब इसने बोला बोथ ए एंड बी में रिप्लेसमेंट है, ए में तो अपने चेक कर लिया नहीं है, तो अपने क्या कर देंगे, यहाँ पे इनको कैंसिल आउट कर देंगे, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। अब ऑप्शन अपने पास बचा बी एंड सी, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बी टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज दिया है ना, इसलिए डायरेक्ट टिक नहीं करना। बाई चांस एग्जाम में नन ऑफ दीज नहीं होता, यहाँ पे ए के साथ में और कुछ दे देते या ओनली बी, इस तरीके से कुछ दे देते ना, तो आप डायरेक्ट टिक हो सकता था, मतलब चेकिंग से पता लगता, यानी यहाँ पे दे देता ऑल ए बी एंड सी, ऑल ए बी एंड सी, यानी तीनों के तीनों में रिप्लेसमेंट, फिर से ये आ जाता तो ई भी आपका क्या हो जाता, डी सिलेक्ट हो जाता और डायरेक्ट सी टिक हो जाता। ओनली फर्स्ट पढ़ने से, फर्स्ट सेंटेंस भी पूरा नहीं पढ़ा, इतना पढ़ने से, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ने से ही आपका क्या हो जाता, एग्जाम में क्लिक हो जाता है यहाँ पे, और 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं आपको, मतलब मेंस का जो क्वेश्चन 2 या 3 मिनट लेने वाला है उसमें 10 सेकंड में हो जाता। चलो फिर भी यहाँ पे स्पीड आएगी, क्योंकि नन ऑफ दीज, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना अपने को वहाँ पे एग्जाम में, कि ऐसे मत सोचना कि नन ऑफ दीज आता ही नहीं, नन ऑफ दीज आता है। तो बात करें, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट वॉज, अब ये ऑप्शन वाला नहीं पढ़ना क्योंकि अपना करेक्ट हो गया ऊपर वाला, द सुप्रीम कोर्ट वॉज क्वाइट राइट, वो क्या था, सही था, इन नॉट लाइंग डाउन, ना तैयार करने में, वॉज क्वाइट राइट इन नॉट लाइंग डाउन, ये नीचे वाला नहीं पढ़ना, ऊपर वाला सही जा रहा है, इसलिए वो सेट हो गया, इसलिए वो पढ़ना है। मतलब तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट क्वाइट राइट, सही था। ए लो, क्या ना तैयार करने में, ए लो अगेंस्ट फॉर मिनिस्टर्स, ए लो अगेंस्ट हैविंग मिनिस्टर्स, अगेंस्ट फॉर मिनिस्टर्स को पढ़ना, मिनिस्टर्स के खिलाफ, मिनिस्टर के लिए, तो दोनों बातें कैसे हो जाएगी, या तो उनके खिलाफ होगा या उनके लिए होगा, या तो कोई चीज़ आपके खिलाफ है या आपके लिए, आपके लिए इसका मतलब सपोर्ट करिए, आपके खिलाफ है इसका मतलब क्या है, आपको अपोज करिए, दोनों बातें अलग है, तो दोनों बातें कैसे, साथ में अपोज साथ में सपोर्ट, दोनों नहीं हो सकता ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन अपना, ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी में रिप्लेसमेंट है या नहीं है, बी में रिप्लेसमेंट यहाँ पे है, तो बी एंड सी है ना, इसको एक बार सी को और चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नन ऑफ दिस होगा आपका, ओनली भी कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना, लॉ अगेंस्ट हैविंग मिनिस्टर्स फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन चार्जेस, जो क्या है, मिनिस्टर, हैविंग मिनिस्टर्स, हैविंग मिनिस्टर का मिनिस्टर्स को रखना, फेसिंग, अब मिनिस्टर्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कैसे किस तरीके से, फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन चार्जेस, तो आईएनजी क्लोज दिया ना मिनिस्टर को, क्योंकि हैविंग के साथ चला गया मिनिस्टर, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसका एक्शन दिया है, मिनिस्टर जो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं किसको, क्रिमिनल एंड
करप्शन चार्जेस को। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका क्या, आईएनजी क्लोज, किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए, फेस करने वाले। ठीक है, ये होता है आपका आईएनजी क्लोज, क्योंकि मिनिस्टर खुद फेस कर रहे हैं। ठीक है, मिनिस्टर को कोई फेस थोड़ी कर रहा है, मिनिस्टर खुद फेस कर रहे हैं ना चार्जेस को, करप्शन का चार्ज है, भ्रष्टाचार का और क्रिमिनल चार्ज को। तो आईएनजी क्लोज है, क्योंकि आईएनजी एलिमेंट है वो, इसलिए। हैविंग का मतलब रखना। अब ये बात पढ़ो, यहाँ से समझो, हैविंग मिनिस्टर्स, जो है मिनिस्टर्स को रखना, फेसिंग मतलब जो फेस कर रहे हैं करप्शन चार्ज है, उन मिनिस्टर्स को रखने के खिलाफ एक लो। रखने के खिलाफ मतलब उन्हें पावर में रखने, मतलब उन पे चार्ज भी लगा हुआ है करप्शन वगैरह का, फिर भी उन्हें क्या है, पावर में रखे हुए हैं। हैविंग रखे रखना, तो ये आपका जेरेंड हो गया। हैविंग यहाँ पे क्या है आपका जेरेंड, रखे रखना। जो हैविंग की एक्टिविटी है ना मिनिस्टर, क्रिमिनल चार्जेस वाले मिनिस्टर की जो हैविंग है उसके खिलाफ। तो हैविंग का मतलब एक टाइप से एक्टिविटी, तो जेरेंड हो गया ना उस चीज़ के खिलाफ, मतलब चीज़ यानी नाउन। समझ में आई चीज़। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, बी में आएगा आपका रिप्लेसमेंट। अब उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट वाले में, सी को अपने पढ़ते हैं। तो सी को स्टार्ट करें। द नॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, द नॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इम्प्लाइज, इम्प्लाई, अब ऊपर लिखा हुआ है डज इम्प्लाई और नीचे लिखा हुआ है डू इम्प्लाई। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि सिंगुलर के लिए यूज होगा, सब्जेक्ट इसका ढूंढना है। अगर सिंगुलर होगा तो इम्प्लाइज होगा, और अगर प्लूरल होगा तो एम्प्लाई होगा। तो सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं अपने। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ऑफ कहा गया, तो नॉर्म्स हो गए ना, तो नॉर्म है या नॉर्म्स, नॉर्म का मतलब जो मानदंड वगैरह है, कोई कसौटी, मतलब जो आपका रिक्वायरमेंट दी गई उसकी बात कर रहा है। तो नॉर्म्स यहाँ पे प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लाइज नहीं होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन वाला सही होगा। तो एम्प्लाई यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो अपना है वो कौन सा, सी में भी क्या है, रिप्लेसमेंट है, तो ऑप्शन अपना टिक हो जाएगा। बोथ बी एंड सी, नन ऑफ दिस वर्क करता है आपका ऑप्शन पे, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, बोथ बी एंड सी। आई थिंक ये आपके क्लियर है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन अब हो चुका है। अब अपने थोड़ी सी आगे वर्किंग चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए इंग्लिश की मैं वर्किंग रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि वर्किंग आनी जरूरी है। एग्जाम में हो गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो अब कितना मतलब अपने बोले तो ट्रिकी जो सेंटेंस था, हाई लेवल का सेंटेंस था, फिर भी अपनों ने शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में क्या कर दिया, इसको बिल्कुल इजी वे में। मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे अपने को यहाँ पे, 30 या 40 सेकंड, 3-4 मिनट का क्वेश्चन आपका 30-40 सेकंड में हो रहा है। सोचने वाली बात है, एग्जाम में आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे और रिवाइज भी कर पाओगे, आप दोबारा से रीचेक भी कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में आपको क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपके समझ में, और वर्किंग आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई। अब यहाँ पे अपने बात करें, आगे बात पढ़ लेते हैं। ऑप्शन वाला सी है। नॉर्म्स जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के, वो क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, बताते हैं क्या, दैट कि ए पर्सन एज्यूमिंग द रोल ऑफ ए लेजिस्लेटर, एक पर्सन एज्यूमिंग का मतलब रखे हुए है, किसके, रोल ऑफ लेजिस्लेटर मतलब कानून का कोई पर्सन होता है उसकी बात करता है, और ए मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर का रोल होता है उसका। एज्यूमिंग का मतलब पर्सन की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ठीक है, दैट ए पर्सन एज्यूमिंग, एज्यूमिंग का मतलब आईएनजी क्लोज हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और ए मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय ए चीफ मिनिस्टर, जो कि अपॉइंटेड है किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर और पीएम के द्वारा अपॉइंटेड। यहाँ पे क्या हो गया, V3 ईडी क्लोज हो गया। मिनिस्टर जो अपॉइंट, मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करा, मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, ईडी क्लोज हो गया। हैज़ एवरी राइट टू कंटिन्यू इन दैट रोल, उसके पास हर राइट, अधिकार है उस रोल में कंटिन्यू करने का, अनलेस, कब तक, फाउंड गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जब तक क्या नहीं होता, वो फाउंड नहीं होता क्या, गिल्टी, अनलेस फाउंड, ये भी ईडी क्लोज है, जब तक वो फाउंड नहीं होता गिल्ट किसमें, रॉन्ग डूइंग, गलत काम का, इन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। उसके अंदर क्या है, हैज़ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वो हो गया आपका ए पर्सन, और सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पर्सन के पास क्या है, राइट है, कौन सा पर्सन, जो रोल एज्यूम किए हुए है और अपॉइंटेड है सीएम और पीएम के द्वारा, ऐसा मिनिस्टर। समझ में आई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ये आई थिंक आपके क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो स्टार्ट करो इसको सोल्व करना। मेरे सोल्व करने से पहले आपको सोल्व करना है। अब आपको पता है कैसे इसको सोल्व करना है, तो शुरू हो जाओ, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो, ठीक है। मेरे से पहले करना है आपको, तो मैं यहाँ पे मैं साथ साथ करता हूँ वैसे, ठीक है। आपको अभी अब खुद से भी आप स्टार्ट कर दो इसको। तो यहाँ पे 3 लाइंस मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखेंगे रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे स्पीड में करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पूरा मत पढ़ना, यूजीसी पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना अपने को, पूरी बात। शॉर्ट में अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, नहीं तो उसको पढ़ने में क्या होगा, कन्फ्यूज होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यूजीसी पढ़ेंगे इसको। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, यूजीसी यहीं पे है। इज दोनों ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत। नीडलेसली मतलब बिना कोई आवश्यकता के, नीडलेसली ठीक है। पुशिंग, पुश कर रहा है, आईआईटीज को पुश कर रहा है कौन, यूजीसी। टू स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब खत्म करने के लिए। इट्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP,
तो प्रोग्राम्स बोलो आप, डायरेक्ट इसको क्या बोलो, प्रोग्राम्स। टू स्क्रैप इट्स प्रोग्राम्स, अपने को तो क्या करना है, मीनिंग लेना है। टू स्क्रैप देयर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को। अब दोनों में डिफरेंस आएगा, ऊपर वाले में क्या इट्स है और नीचे वाले में क्या है, देयर है। तो किसका प्रोग्राम है ये, यूजीसी ने क्या बोला है, आईआईटी को पुश कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है अपना प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को क्या करने के लिए, स्क्रैप, रद्द करने के लिए। तो यूजीसी आईआईटी को पुश कर रहा है, तो आईआईटी का रद्द करने के लिए खुद का रद्द करने, खुद का तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो खुद ही कर देगा, आईआईटी को मजबूर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम किसका, आईआईटीज का है। तो यहाँ पे अपने बात करें, इट्स होता है सिंगुलर के लिए, देयर यूज होता है आपका प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे एक आईआईटी की बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पता है ना आपको, ठीक है। एक आईआईटी की बात हो रही है या बहुत सारी आईआईटीज की बात हो रही है, तो बहुत सारी आईआईटी की बात एक की नहीं हो रही, आईआईटीज की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देर आएगा। तो फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट है या नहीं, फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट है। ये चीज़ अपने को पता लग गई, फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट है। ये क्लियर हुआ आपके। नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मान्यता, मतलब अनुपालना करना, किसी की मानना। विद द यूजीसीज नेशनल पॉलिसी, विद द यूजीसीज नेशनल पॉलिसी, सेम जा रहा है, वॉज यूज्ड एज, यूज किया गया था एज द इंस्ट्रूमेंट टू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज अनगाइडेड प्रोग्राम पढ़ना है, मिसगाइडेड प्रोग्राम। अब चेक करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था, दिल्ली का जो प्रोग्राम था, जो यानी अंडर ग्रेजुएट वाला, ग्रेजुएशन करवाने वाला जो प्रोग्राम था, उसको एंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया गया था। तो प्रोग्राम के साथ अनगाइडेड या मिसगाइडेड, ये चीज़ आप मुझे बता दो। अब कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसके अंदर जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम चलता है वो अनगाइडेड होता है या मिसगाइडेड। अब यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। अब जो गाइड का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन की फॉर्म में होना, ठीक है। अनगाइडेड भी क्या है, उसका एंटोनिम है, और मिसगाइडेड भी क्या है, एंटोनिम है। लेकिन दोनों जो एंटोनिम है उनका मीनिंग फिजिकल देखें तो दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग मीनिंग है। ये चीज़ आपके समझ में आई, बिल्कुल अलग मीनिंग लेगा। अनगाइडेड का मतलब तो होता है जिसको गाइड ना किया जाए, और मिसगाइडेड का मतलब जिसको गलत गाइड किया जाए। तो किसी कॉलेज का, जैसे अपने जिस कॉलेज में आप पढ़े उसमें जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वो मिसगाइडेड होता है या अनगाइडेड, वो विदाउट गाइडेंस के होता है या गलत गाइडेंस हो सकती है। प्रोग्राम गलत हो सकता है, अनगाइडेड तो नहीं होगा ना। अनगाइडेड होगा इसका मतलब तो पता ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि सर मैं तो 1 साल में ही है ना डिग्री चाहता हूँ, दूसरा बोले सर मुझे 2 साल में, सर मैं 4 ईयर कंप्लीट कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ी होता है। अनगाइडेड का मतलब तो है कि वहाँ सिस्टम ही नहीं, अरेंजमेंट नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा। समझ में आ रही है चीज़, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि आपको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो होता है अनगाइडेड। और मिसगाइडेड का मतलब उन्होंने गाइड तो कर रखा है, ठीक है, मतलब 4 ईयर का कर रखा है या 5 ईयर का कर रखा है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक टाइप से मिसगाइडेड है, उसे 3 ईयर पे करना चाहिए था। तो इसका मतलब ज़्यादा सही रहेगा क्या, आपका मिसगाइडेड। इसका मतलब सेकंड में भी क्या है, रिप्लेसमेंट है। ये चीज़ भी आई थिंक आपके क्लियर हुई ना, क्योंकि जो प्रोग्राम होगा कोई यूनिवर्सिटी वगैरह ग्रेजुएशन का, वो अनगाइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि गाइडेड तो है वो किसी के अंडर वो चल रहा है वो प्रोग्राम तो, लेकिन वो मिसगाइडेड हो सकता है, मतलब गलत डायरेक्शन में, वो सही तरीके से गाइडेड नहीं है, मतलब उसको मिस तरीके से क्या किया गया है, गाइड किया गया। ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट में बात करें, नाउ द यूजीसी वांटेड, नाउ द यूजीसी वांट्स। अब नाउ यूज, अब यूजीसी चाहती थी या अब चाहती है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो चाहती है ना, यूजीसी चाहती है, चाहती थी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वांटेड नहीं होगा, क्या होगा, वांट्स होगा। थर्ड में भी क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा। आई थिंक ये क्लियर है। तो ए, बी और सी तीनों में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। ए, बी, सी किसी में गया नहीं है, तो ऑप्शन ई अपना यहाँ पे क्या हो गया, क्लिक हो गया। समझ में आया। थोड़ा लेवल का था सेंटेंस, क्योंकि मेंस का है इसलिए, लेकिन वर्किंग से क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। तो मेंस के अंदर तो वर्किंग बहुत ज़्यादा काम आती है, 30+ मार्क्स आ जाएंगे आपके 40 में से। इंग्लिश के अंदर जहाँ आपके 2-2.5 नंबर आते हैं ना, वहाँ पे 30+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप वर्किंग सीख जाओ तो। और ये साइंटिफिक अप्रोच सीख जाओ ना, जिस तरीके से मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ उसको सीख गए, तो उसके बाद में तो मार्क्स आने ही आने हैं, बहुत मार्क्स आएंगे आपके, आराम से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में आप 30+ मार्क्स गेन कर रहे हो, 20+ भी कर रहे हो तो भी सिलेक्शन ईजी हो जाता है। समझ में, 1-2 नंबर या 2.5 नंबर या 5 नंबर और एक 20-25 या 30 मार्क्स, एक ही बात थोड़ी है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया आपका। अब एक बार चेक कर लो, ऊपर वाले में क्या था, देर वाला मतलब रिप्लेसमेंट था, क्रॉस चेक भी कर लिया करो अगर आपको डाउट हो तो। और दूसरे में अपने बात करें तो क्या था, अनगाइडेड की जगह मिसगाइडेड होगा, ठीक है। और थर्ड में क्या, वांट्स होगा। तो तीनों में रिप्लेसमेंट है, तो ऑप्शन ई अपना यहाँ पे क्या होगा, क्लिक हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ना हो तो पढ़ लेना। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, स्ट्रेट जैकेट का मतलब रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
स्टार्ट करूं, देयर इज द प्रेसिंग नीड, देयर इज द प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग नीड का मतलब मजबूर करने वाली या जरूरी बोल सकते हो आप, प्रेस मतलब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है। देयर इज द प्रेसिंग नीड, देयर इज द प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग नीड का मतलब आवश्यकता है क्या, जरूरी आवश्यकता है। टू ओवरहोल, टू ओवरहोल, ओवरहोल का मतलब देखना या फिर मान लीजिए जांच करना किस चीज़ की। एंड मॉडर्नाइजिंग, एंड मॉडर्नाइज, अब यहाँ पे अपने बात करेंगे, तीन अपने पार्ट्स यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे चेक करो, इसने बोला टू मॉडर्नाइज। अब रिफ्लेक्शन एंड का देखें तो आवश्यकता है क्या करने की, जांच करें। मॉडर्नाइज का मतलब नया बनाने की, किसको, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीएससी को, पीएससी को नया बना, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको नया बनाने की और उनकी जांच करने की, ये बात इसने बोली है। अब मुझे ये बताओ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है। यहाँ पे अपने बात करें नीड टू, क्या करने की आवश्यकता है, एक तो जांच करने की, एक मॉडर्नाइज करने की। तो रिफ्लेक्शन आपका टू के बाद में जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन अपने बात करें यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन अपना जा रहा है किसके बाद में, टू के बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्शन गया। इसका मतलब क्या निकला, टू के बाद में रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये निकला कि टू ओवरहोल होगा और टू मॉडर्नाइज, दो में पार्ट में स्प्लिट करेंगे क्योंकि जहाँ रिफ्लेक्शन है वहाँ से अपने स्प्लिट करते हैं ना, तो एक हो जाए टू ओवरहोल, एक होगा टू मॉडर्नाइजिंग। तो ओवरहोल क्या है आपका V1 है, तो V1 है ओवरहोल, तो टू वर्क करेगा ऐसे मॉडल, और मॉडर्नाइजिंग आपका क्या है, ING है। तो ING टू प्लस आपको करवाया था ना मैंने, टू प्लस V1 वर्सेज क्लास के अंदर, टू प्लस V1 वर्सेज टू प्लस VING, वर्ब की ING फॉर्म कब आता है, वर्ब की ING फॉर्म आती है तब टू आपका एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है, मतलब डायरेक्शन, मतलब ऑलरेडी एक्शन चल रहा है। अब मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं यहाँ पे, टू प्लस जो V1 है उसमें तो होता है आपका इंटेंशन वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, पर्पस वगैरह को बताता है कि कुछ एक्शन करना, आगे जाके कोई एक्शन करना है उसके लिए कुछ अपनी चीज़ करते हैं। और टू प्लस ING का मतलब पहले से कोई एक्शन चल रहा है, किसी और का एक्शन है उसके साथ में अपने जुड़ते हैं, तो आपका क्या टू प्लस ING होता है। समझ में आ गई ना चीज़, टू प्लस ING इस तरीके से होगा, ठीक है। किसी का एक्शन है, जैसे स्पोर्टिंग द मैटर, आई वॉज कमिटेड टू स्पोर्टिंग द मैटर, मैं कमिटेड था किसकी तरफ, स्पोर्टिंग, जो मैटर की स्पोर्टिंग चल रही थी ना, लोग कर रहे थे ना जिसको स्पोर्ट, उसकी तरफ मैं कमिटेड था, मतलब उसकी तरफ मैं जुड़ा हुआ था। तो उस एक्शन पे आपका अकेले का अधिकार नहीं होगा, उस पर अदर्स लोगों के द्वारा भी वो एक्टिविटी होती होगी, तो लोगों का भी अधिकार होगा। उस एक्शन की तरफ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसकी तरफ जा रहे हो, इसलिए टू प्लस ING होता है। और जिस एक्शन पे आपका खुद का अधिकार होता है कि मैं सपोर्ट कर रहा था, आई वॉज देयर टू सपोर्ट द मैटर, मैं वहां गया था सपोर्ट करने के लिए, मतलब सपोर्ट मैं ही कर रहा था, उस एक्शन पे आपका अधिकार है, तो टू प्लस क्या होगा आपका V1 होगा। ये चीज़ आपको चेक करनी आनी चाहिए। जैसे ING होगा, आप चेक कर लेना कि किसी और के एक्शन की तरफ अपने कोई और एक्शन कर रहा है, उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है तो टू प्लस ING आएगा, और खुद ही वो एक्शन कर रहे हो, आपका ही पर्पज है ओनली, तो टू प्लस V1 आएगा। तो यहाँ पे ओवरहोल के लिए तो ये एज ए मॉडल वर्क कर रहा है टू, और मॉडर्नाइजिंग के लिए एज ए प्रीपोजिशन। तो एक ही एलिमेंट दोनों वर्किंग नहीं कर सकता, या तो वो एज ए मॉडल वर्किंग करेगा या एज ए प्रीपोजिशन, दोनों वर्किंग एक साथ नहीं करेगा। अगर टू आपका एज ए मॉडल होगा तो क्या करेगा, अपने आप मॉडर्नाइजिंग को V1 में कन्वर्ट कर लेगा, और अगर ये आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा तो ओवरहोल को ओवरहोलिंग में कर देगा, क्योंकि प्रीपोजिशन की डिमांड क्या होती है, वो मांगेगा एक नाउन टाइप चीज़ मांगेगा, मतलब प्रीपोजिशन क्या करेगी, एक डायरेक्शन देगा तो कोई स्टेबल चीज़ मांगेगा ना, तो ओवरऑल। और दूसरी बात, अगर टू को एज ए प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हो और उसके बाद में आपने V1 यूज़ कर दिया, तो V1 आपका क्या नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, असिस्टेंट यानी मॉडल चाहिए। प्रीपोजिशन तो दीवार है, उसके बाद में वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे कैसे हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। समझ में आई चीज़, इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, तो दोनों बातें नहीं हो सकती, प्रीपोजिशन और मॉडल दोनों साथ वर्क नहीं कर सकते। अब ऑप्शन में जाएं तो मॉडर्नाइज है, मतलब दोनों के लिए क्या है, एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन वाला अपना क्या है, करेक्ट है। पर्पज़ को क्या कर रहा है ये बता रहा है। ये चीज़ आपकी समझ में आई। तो फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट है या नहीं है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, PSC, अब ऊपर वाला नहीं पढ़ना क्योंकि वो गलत हो गया, आपका क्रॉस हो गया, ठीक है। फॉर एक्सप्लोरेशन, PSC कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, एक्सप्लोरेशन, खोज के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और किसके, हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। उसके बाद में पढ़े, नैमली, हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया है, जैसे कि नैमली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, जैसे कि क्रूड ऑयल और कच्चा तेल और नेचुरल गैस की बात हो रही है, ऐसे हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोर, खोज और उसका क्या है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की खोज करनी है और उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। नैमली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों सेम है। इन डोमेस्टिक सेडिमेंट्री बेसिन, सेडिमेंट्री का मतलब जो रिवर वगैरह का जो एरियाज, बेसिन एरिया होता है ना, उसके अंदर तलछट वाला जो होता है, वाटर के कारण जो मिट्टी बन जाती है थोड़ी हल्की हल्की दलदल टाइप, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री बेसिन, ठीक है। दोनों में सेम है। द फिस्कल रेजिम इन एक्सटेंट PSC, द फिस्कल रेजिम इन एक्सटेंट PSC, एक्सटेंट, ये ऊपर वाला, अब देखना यहाँ पे,
अगर स्पीड में पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना, बिल्कुल डिटेल से देखना इसको। एक तो यहाँ पे एक्सटेंट है और ये एक्सटांट है, दोनों में वोकेब में डिफरेंस है। TENT है और यहाँ पे TANT है। तो एक्सटेंट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब आखिरी सीमा, हद। और एक्सटांट का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे अपने चेक करें तो रिजीम पद्धति है, व्यवस्था है किसके अंदर, फिजिकल का मतलब जो राजस्व से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल रिलेटेड। रिजीम इन किस में, एक्सटेंट PSC, हद वाला PSC कॉन्ट्रैक्ट, PSC मतलब कॉन्ट्रैक्ट, हद वाला कॉन्ट्रैक्ट। हद वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, या वर्तमान जो प्रेजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी जो चल रहा है वो, तो कौन सा होगा, एक्सटेंट वाला होगा। इसका मतलब सेकंड वाले में भी क्या है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, तो सेकंड वाले में भी क्या है, रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। तो सेकंड में भी क्या आ गया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ गया। ये चीज़ आपके समझ में आई ना, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे पता लगनी है, एक्सटेंट और एक्सटांट, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, दोनों में कंपेरिजन करते हुए चलोगे ना, तो अपने आप पता लग जाए कहाँ पे डिफरेंस है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब कोई बोले कि सर मुझे तो एक्सटांट का मीनिंग नहीं आता था वोकेब एग्जाम के अंदर, तो मैं कैसे करता। तो एक चीज़ देखो, एक्सटेंट का तो मीनिंग आता है ना सभी को, तो एक्सटेंट का जो मीनिंग आता है उससे देख लो कि वो वहाँ पे सेट नहीं हो रहा, तो नीचे वाला अपने आप हो जाए, सेंस यूज़ कर लो। और नहीं तो मीनिंग नहीं आता तो वहाँ आप अपने कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी कमी थी, और दूसरे स्टूडेंट को वो मीनिंग आता था, इसका मतलब वो अपने से एक पॉइंट आगे था, इसलिए वो अपने से आगे निकल गया। तो अब की बार क्या करना, अपने को ये कमी सुधार के जाना है। तो पहले नहीं आता, लेकिन अब तो पता लग गया ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन पेपर वगैरह करते हो घर पे प्रैक्टिस में, और जितने ज़्यादा एडिटोरियल वगैरह पढ़ोगे तो आपकी वोकेब भी अपने आप क्या हो जाएगी, साथ साथ है बनती जाएगी। और वोकेब करने का तरीका क्या होता है, आप लोगों को पता है ना कैसे करना होता है, यूज़ करना होता है वर्ड को। समझ में आया चीज़। एक्सटांट को जैसे मैं यूज़ करूँ, ये मुझे नहीं आता, जैसे मैं बोलूँ एक्सटांट में अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, एक्सटांट में मतलब वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सटांट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, एक्सटांट पॉलिसीज़ कैसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, एक्सटांट पॉलिसीज़ ठीक है या गलत है, इस तरीके से। एक्सटांट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से आप है ना खुद से बातें करोगे, किसी को बताओगे, वोकेब को यूज़ करोगे, तो अपने आप क्या होने लग जाएगा, आपको आने लग जाएगा। तो वोकेब करने का यही मेथड होता है। क्या मेथड होता है, वोकेब को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वहाँ से आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, अपने आप बनने लग जाएगी वोकेब, ठीक है। ये मेथड होता है शानदार वाला वोकेब का। तो ठीक है, इसमें भी अपने क्या हो गया, आपका जो आ गया, रिप्लेसमेंट आ गया। तो अब अपने बात करें, ए एंड बी दोनों होने चाहिए ऑप्शन में, वही ऑप्शन को साथ में लेकर चलो। ए एंड बी इसमें है, इसमें ए नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसमें बी नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और इसमें क्या नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है, ये भी क्रॉस। अब यहाँ पे नन ऑफ दीज है, इसलिए ए एंड बी को आपको क्या करना था, चेक करना था। तो बोथ ए एंड बी है या नहीं है, बोथ ए एंड बी में रिप्लेसमेंट है, लेकिन सी को भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। अब ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाले पढ़ना है। विद इट्स प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस होना है किस पे, ऑन रिकवरी ऑफ अपस्ट्रीम कॉस्ट। अपस्ट्रीम जो कॉस्ट आ रही है, रिकवरी जो बहुत हाई लेवल की जो कॉस्ट है, उसकी रिकवरी पे फोकस होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आए हैं कि घर पे ही बनाना है उनको, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन वगैरह करना है, क्या करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, कॉस्ट वगैरह जो है उसकी रिकवरी करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, कॉस्ट बाई ऑपरेटर्स ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स, कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटर्स ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स। अब ये चीज़ यहाँ से अपने को क्या होगा, क्लियर होगा कि दोनों में से क्या आएगा, क्योंकि एक में बाय है और एक में क्या है, फ्रॉम है। तो कॉस्ट बाय की बात करें तो कॉस्ट बाय का मतलब तो किसी के द्वारा कॉस्ट लगाई गई उसको बोलेंगे, और कॉस्ट फ्रॉम का मतलब किसी से कॉस्ट लेना। अब यहाँ एक चीज़ चेक करना, आप क्या चेक करोगे कि अगर मान लिया आप शॉप से क्या कर रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो, तो जो शॉपकीपर है फ्रॉम कॉस्ट होगा या बाय शॉपकीपर होगा, कॉस्ट फ्रॉम शॉपकीपर होगा या कॉस्ट बाय शॉपकीपर होगा। कॉस्ट आप पे, चार्ज आप पे कौन लगा रहा है, शॉपकीपर लगा रहा है ना, इसका मतलब शॉपकीपर के लिए बाय होगा, और आप उसको पेमेंट दे रहे हो तो आपके लिए क्या होगा, फ्रॉम होगा। आप बाय कर रहे हो ना, तो इसलिए आपकी तरफ से पेमेंट जा रही है, इसका मतलब आपके लिए फ्रॉम होगा। तो ऑपरेटर ऑफ ऑयल और गैस ब्लॉक है, जो ऑपरेट करने वाले हैं ऑयल और गैस ब्लॉक्स को, मतलब जो जैसे मान लें सऊदी वगैरह की बात करें, अपने वहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, तो जो ऑपरेटर मतलब जो निर्माण करते हैं, निकालते हैं तेल वगैरह, तो वो कॉस्ट किसी दूसरी कंट्री मतलब अपने खरीदते हैं उस पर लगाते हैं, या वो पैसे देते हैं। जैसे आप तेल लेने गए तो आप पैसे, आपको वो जो तेल देने वाला है, ऑयल वगैरह देने वाला है, वो आपको क्या करेगा, वो आपसे पैसे लेगा या आपको देगा,
वो आपके कॉस्ट चार्ज करेगा ना, वो आपको पैसे तो नहीं देगा ना, तो फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा, बाय होगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्योंकि प्राइमरी फोकस उन्होंने क्या किया, रिकवरी करनी है किसकी, कॉस्ट की। क्या करते हुए उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करके प्रोडक्शन करना हाइड्रोकार्बन का। आगे अगर आप समझ में आया ना इस तरीके से, वहाँ पे क्या डोमेस्टिक सेडिमेंट्री बेसिन बोला है ना, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, मतलब अपने घरेलू जो रीजन है वहीं पे आपको क्या करना है, ऑयल तैयार करना है, ताकि आप क्या करो, बाहर से आपको खरीदना ना पड़े। ये बात उसने बोल दी है। तो बाहर से खरीदोगे, जो ऑपरेटर है वो खुद वो पेमेंट नहीं देंगे, जो ऑपरेटर है तेल बेचने वाले हैं वो क्या नहीं करेंगे, वो पेमेंट नहीं देंगे, उनके द्वारा तो आप पे कॉस्ट लगाई जाएगी। इसका मतलब क्या निकला, बाय वाला सही होगा। तो फर्स्ट में रिप्लेसमेंट है, यानी फर्स्ट में रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका, टिक हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, सोल्व करना स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड। अब यहाँ देखना वॉज और यहाँ पे क्या इज, तो अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है या थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है या थे ना, है नहीं, क्योंकि अब तो वो खुद भी नहीं रहे। इसका मतलब वॉज यहाँ पे क्या होगा आपका यूज होगा, क्योंकि वो खुद क्या बन गए, एक पास्ट। कनेक्शन कट हो गया ना प्रेजेंट के साथ, तो फिक्स नहीं है अभी। तो वो क्या थे, एक प्राइम जो थे आपके लीड करने वाले, या फिर मान लीजिए नॉन कांग्रेस जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट, ना कि है। तो अपने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट है या नहीं, फर्स्ट में रिप्लेसमेंट नहीं है। आगे बढ़े क्या करने के लिए, अब ये वाला अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन वाला। तो ऊपर वाला पढ़ना है, टू होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा ऑफिस को होल्ड करने के लिए वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद में पढ़े, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू लीड डाइवर्स कोलिशन, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टू लीड ए डाइवर्स कोलिशन। डाइवर्स का मतलब विविधता वाला, मतलब डिफरेंस वाला, अलग अलग। कोलिशन का मतलब गठबंधन, अलग अलग जो थे, गठबंधन की सरकार बनाई थी उन्होंने। तो वो पहले थे लीड करने वाले, या लीड करने वाले पहले हैं, पहले हैं नहीं, क्योंकि वो खुद अब नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, वोज। तो यहाँ पे अब आपको ये पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी है या नहीं है, वो यानी उनका स्वर्गवास हो गया या नहीं हुआ। ये चीज़ आपको, ये जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं पेपर, वो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पे भी आते हैं आपके। क्यों, न्यूज़पेपर को डायरेक्ट उठाते हैं वो, उसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से ये क्या होता है आपका, होता है। समझ में आई बात। तो डाइवर्स कोलिशन एट द सेंटर, सेंटर पे एट द सेंटर। तो यहाँ पे इसकी बात है या वो थे या है, थे, उन्होंने गठबंधन को लीड किया था। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड में भी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये चीज़ पता लगी। एट द सेंटर, अब ये नीचे वाला गलत हो गया, ऊपर वाला पड़ेगा। एट द सेंटर टू प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वाजपेयी बीजेपी फाउंडिंग प्रेसिडेंट, बीजेपी फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैज़ राइजन, हैड राइजन। तो वो हैज़ राइजन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ टू प्रेसिडेंट ऑफ द जनसंघ, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ टू प्रेसिडेंट ऑफ द जनसंघ। तो वो क्या है, रीजन का मतलब क्या हुआ, बड़े। हैड रीजन मतलब किसकी रैंक से, स्वयं सेवक संघ के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से की रैंक से वो प्रेसिडेंट की रैंक तक क्या हुए, राइज हुए, मतलब उस रैंक तक पहुँचे हैं या पहुँचे थे, अभी नहीं पहुँचे हुए ना, अब तक प्रेसिडेंट तक नहीं है ना वो, उसके प्रेसिडेंट नहीं बने हुए ना। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट की बात है, मतलब उस रैंक पे पहुँचे थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसमें भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऊपर वाला आपका सही हो जाएगा। थर्ड में भी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब रिप्लेसमेंट किसी में नहीं है, तो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि रिप्लेसमेंट किसी में नहीं है, क्योंकि ए एंड बी में, बी सी किसी में ही नहीं है रिप्लेसमेंट। तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपके, समझ में आया वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको करना है, तो टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब, जल्दी स्टार्ट करो इसको सोल्व करना, सो ट्रिक के साथ करना, स्पीड के अंदर करना। दैट की अटल, वो अटल बिहारी वाजपेयी भी हो सकता है, की अटल बिहारी। दैट की 3 वर्किंग दी है, जो, की और वह। जो तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कोई मॉडल वगैरह नहीं है। की यहाँ हो सकता है, ठीक है। दैट का मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बातें हो सकती है। दैट अटल बिहारी वाजपेयी वॉज बोर्न ऑन क्रिसमस डे, वॉज बोर्न ऑन क्रिसमस डे, बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे क्रिसमस डे पे, ठीक है, ठीक है, ये दोनों बातें। कुड बी सीन
कुड बी सीन, देखा जा सकता है। कुड का सब्जेक्ट ढूंढेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कुड का सब्जेक्ट ढूंढिए यहाँ पे, तो कुड का सब्जेक्ट ढूंढे तो यहाँ पे क्या मिला, क्रिसमस डे को ऑन खा गया, बोन वोज अटल बिहारी वाजपेयी पे वोज के साथ चला गया, तो दैट इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कि अब ये पूरी बात की बात करें की तरह यूज हुआ है, कैसे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी क्रिसमस डे को पैदा हुए थे, ये जो बात है दैट कुड बी सीन, ये बात देखी जा सकती है एज किसकी तरह, बीन क्वाइट प्रोटेंटस, प्रोटेंटस का मतलब चमत्कार की तरह, मिरेकल की तरह, एज बीन क्वाइट प्रोटेंटस, बीन, बीन का मतलब, बीन तो यहाँ पे एज बीन V3 आ गया तो कोई मीनिंग ही नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको देखा जा सकता है किसकी तरह, हो चुका, इस तरीके से बात हो रही है ना, हो चुका, चमत्कार हो चुका टाइप का देखा जा सकता है। और बीइंग का मतलब होना, चमत्कार बीइंग होना, क्वाइट प्रोटेंशन, चमत्कार की फॉर्म में, होने की फॉर्म में, बीइंग ह्यूमन, जैसे अपने बोलते हैं बीइंग ह्यूमन, इंसान की फॉर्म में होना, तो चमत्कार की फॉर्म में होना। तो अपना जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट देखेंगे तो फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट है नहीं, फर्स्ट में ऊपर वाला गलत हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ गया अपने, रिप्लेसमेंट आ गया। ये चीज़ अपने क्लियर हुई यहाँ पे। तो फर्स्ट में रिप्लेसमेंट, अब ऑप्शन के साथ में चलना है अपने को, तो जिसमें ए नहीं है वो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया, ये दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं। अब शुरू हो जाओ नेक्स्ट में, कंसिडरिंग दैट, कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग दैट अमंग इंडियाज लॉन्ग रोस्टर ऑफ पॉलिटिशियंस, अमंग इंडियाज लॉन्ग रोस्टर ऑफ पॉलिटिशियंस, रोस्टर का मतलब सूची, सूची के अंदर कंसिडर करते हुए बीच में, द सोब्रिक्यूट ऑफ सेंटा, जो सोब्रिक्यूट है किसका, सेंटा का, द सोब्रिक्यूट ऑफ सेंटा, सोब्रिक्यूट का मतलब उपाधि, ठीक है, किसी को डेजिग्नेशन देना, उपाधि देना, द सोब्रिक्यूटिंग सेंटा, सोब्रिक्यूटिंग सेंटा का मतलब उपाधि देना, सोब्रिक्यूट का मतलब उपाधि और यहाँ पे उपाधि देना, प्रोबेबली संभावना की फॉर्म में संभव होता है, प्रोबेबली सूट्स हिम द बेस्ट, प्रोबेबली सूट्स हिम द बेस्ट, उसे क्या करती है, बेस्ट सूट करती है। अब बताइए मुझे कि वो क्या है, सेंटा की उपाधि दी है क्योंकि क्रिसमस डे को वो क्या हुए थे, पैदा हुए थे, तो सेंटा क्लॉज का डे होता है ये, तो सेंटा की उपाधि देना उन्हें सूट करती है, सेंटा की उपाधि उन्हें सूट करती है, उनको सेंटा की उपाधि देना सूट करता है। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, माइंड में देखिए, अब दोनों आपको सही लग रहे हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन करिए और क्या क्या आपस में लड़ाइए, उनको माइंड में आप जोर जोर, जब समझ में नहीं आता तो माइंड में बोलिए, आप बार बार उस बात को फीलिंग लेने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप पता लग जाए मीनिंग ज़्यादा सूट कौन सा कर रहा है। तो माइंड में पढ़ो, सेंटा की उपाधि उन्हें सूट करती है, सेंटा की उपाधि देना सूट करता है, उपाधि देना सूट करता है, तो मतलब क्या निकला यहाँ से, किसी को उपाधि देना, उन्हें सेंटा की उपाधि देना सूट करता है, तो हर कोई पर्सन उन्हें उपाधि देना, इस तरीके से क्या, या उनको उपाधि सेंटा की दे दी तो उनको आगे से हर बंदा क्या करेगा, उन्हें सेंटा ही बोलेगा। जैसे डॉक्टर की डिग्री देना सूट करता है किसी पर्सन को, या जैसे मान लीजिए किसी को नाम दे दिया गया, किसी को मान लीजिए सर की उपाधि दे दी गई है, सर इतना इजीली उपाधि नहीं मिलती, जिस तरीके मतलब टीचर की फॉर्म में बात नहीं कर रहा, वैसे दी जाती है, सर की उपाधि दी जाती थी किसके अंदर, जो ब्रिटिश एम्पायर था ना उसके अंदर, ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर की बात करें उस तरीके से, तो सर की उपाधि देना सूट करता है, या देना मतलब लोग सभी थोड़ी देंगे, उपाधि क्या गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी या किसी पर्टिकुलर की तरफ से एक बार उसको कॉलिंग कर दी तो वो उपाधि उसकी फिक्स हो जाएगी। तो उपाधि उन्हें सेंटा की उपाधि सूट करती है कि उन्हें सेंटा की उपाधि दी जाए, वो उपाधि मतलब उन्हें सेंटा बोलना, एक उपाधि दी गई वो सूट करती है, उपाधि देना सूट करता है। ज़्यादा सही कौन सा जाए आपका, सब्रिक्यूट सही जा रहा है ना, कि उन्हें उपाधि ही मतलब सेंटा की जो डेजिग्नेशन है, सेंटा नाम जो है ना उनको सूट करता है, ना कि सेंटा नाम देना सूट करता है। सेंटा नाम देना सूट थोड़ी करेगा, सेंटा नाम सूट करेगा। समझ में आया? तो सेकंड में रिप्लेसमेंट है या नहीं, सेकंड में रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसमें बी है वो और यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपका ए ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट आउट हो गया। समझ में आया? दिस मैन, दिस वॉज ए मैन, दिस वॉज ए मैन, ये एक व्यक्ति थे, हु बोथ एज ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन की तरह, बोथ एज ए पॉलिटिशियन एंड लेटर स्टेट्समैन, एंड लेटर एज ए स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का मतलब राजनेता की तरह, अंडरस्टूड समझ गए थे, ये समझ गए थे, क्या समझ गए, अंडरस्टूड दैट समझ गए थे, बियरिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, बियरिंग सेम जा रहा है यहाँ पे, बियरिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हाजिर जवाबी, उसका सेंस रखना, एंड बीइंग पब्लिक अबाउट इट, एंड बीइंग पब्लिक अबाउट इट, और इसके बारे में पब्लिक रहना, इन नो वे किसी भी तरीके से, इन नो वे किसी भी तरीके से नहीं, डिमिनिशेस द सीरियस जॉब एट हैंड, डिमिनिश खत्म करता है सीरियस जॉब, इंपॉर्टेंट जॉब को एट हैंड मतलब खराब नहीं करता, डिमिनिश्ड द सीरियस जॉब एट हैंड। तो यहाँ पे अपने बात करें डिमिनिश्ड का मतलब खत्म किया था,
किसको, जॉब को। अब अपने बात करें कि अगर आप पब्लिक रहते हो, बियरिंग करते हो सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ये जॉब को ख़राब नहीं करता, मतलब आपकी इंपॉर्टेंट जॉब को ख़राब नहीं करता। तो ये डिमिनिशेस ज़्यादा सही लग रहा है। और डिमिनिश्ड क्या है, पास्ट की अगर बात करें, रिपोर्टेड स्पीच में अपने बात करें, उस तरीके से बात करें, तो अगर उन्हीं की बात है ये, ठीक है, उनका रियलाइजेशन है, तो ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि ये रियलाइज कब हुआ था, अंडरस्टूड कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। और ये फिक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमिनिशेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बात करें कि सीरियस जॉब को ख़राब नहीं करता, ये रियलाइजेशन फिक्स वे में, यूनिवर्सल वे में, या उन्होंने ये बात समझी थी, तो उन्होंने ये बात समझी थी ना, यानी पॉलिटिशियन वगैरह होते अंडरस्टूड, उन्होंने अंडरस्टूड किया, इसका रियलाइजेशन उनका है। तो रियलाइजेशन क्या है, फिक्स थोड़ी है, रियलाइजेशन उन्हें उस पॉइंट पे हुआ था, तो इसका मतलब पास्ट पे है। इसका मतलब सी में क्या है, चेंज आएगा, ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत आ जाएगा। इसका मतलब सी में यहाँ पे अपने क्या होगा, चेंज होगा, तो सी पे भी टिक होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे बोथ सी एंड ए एंड सी लिख दो, तो सी एंड ए दोनों बातें सेम ही है, कि अपोजिट कैसे कर दी। यहाँ पे रीअरेंजमेंट थोड़ी पूछ रहा है साथ में, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया। आई थिंक क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये पैटर्न आपने देखा ना, आप देखोगे इसको, तो आपको पढ़ते ही जैसे आप यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा करना क्या है और कैसे करें। तो आप क्या करोगे, एग्जाम के अंदर अगर ये नया पैटर्न आपके डायरेक्ट सामने आ जाता, तो आप इसको क्या करते, स्किप कर जाते कि ये तो नहीं होने वाला, ठीक है, और गड़बड़ हो जाती। अब अपने को ये पैटर्न आ गया, अब अपने को शॉर्ट ट्रिक आ गई, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, इजी लगने लग जाए। और वैसे ही ये फेवरेट पैटर्न है, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये फेवरेट पैटर्न होता है, ठीक है, चाहे कितना हाई लेवल का आ जाए। और आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है, उनका भी ये फेवरेट बन जाएगा, मतलब मेंस का इतना हाई लेवल का पैटर्न होते हुए फेवरेट बन जाएगा। और फेवरेट बना कैसे, अपनी टेक्निक से, समझ में आया चीज़, जो शॉर्ट ट्रिक अपनी यूज़ करते हैं उससे बनाए। ऐसे ही कुछ और न्यू पैटर्न आएंगे, उनको भी अपने क्या करें, टेक्निक से क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना फेवरेट बना लेंगे, मतलब बिल्कुल इजी बना देंगे वर्किंग वगैरह को। अब आप बोलोगे सर आपके लिए तो ठीक है, आप एक्सप्लेन कर दोगे उसके बाद तो ठीक है, लेकिन नया पैटर्न डायरेक्ट आ जाए तब हम कैसे करें। तभी तो आपको क्या बोलता हूँ कि मेरी टेक्निक है, उसको कैच करने की कोशिश करो कि मैं कैसे इनको चेक करता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए पजल वगैरह करते हो, रीजनिंग वगैरह में, वहाँ पे मैथ्स वगैरह में क्वेश्चन करते हो, तो आपको शॉर्ट ट्रिक अपने आप पता लग जाती है ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है आपकी। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से। अब रूल्स की फॉर्म में आप बोलोगे सर इंग्लिश की प्रैक्टिस तो खूब है हमारी, रूल्स खूब रटे हुए हैं, तो रूल्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे फिर तो कुछ नहीं होना। वर्किंग की फॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे मैथ्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वैसे आपको चेक करना है कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। अगर ये टेक्निक आप सीख गए, पैटर्न हैंडलिंग सीख गए, ट्रिक्स को यूज करना सीख गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए। चाहे आपको सेंटेंस ना आता हो पूरा, समझ में आया चीज़, लेकिन वर्किंग से आपका हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी वर्किंग से आप वहाँ एग्जाम में कर दो, कि गारंटी है ही, ठीक है। और अगर सेंटेंस आता है, आपको रीडिंग वगैरह आती है और प्लस वर्किंग हो, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसकी, वर्किंग की। और टेक्निक कैच करने की कोशिश करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी फैकल्टी पे डिपेंड नहीं होना। इसलिए टेक्निक कैच करना सीख जाओ, तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक जनरेट करना सीख जाओ, फिर आपको किसी फैकल्टी की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रही है ना चीज़। तो इसलिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्या ये जो नए पैटर्न है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने की कोशिश किया करो। और वर्किंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। रीडिंग भी करनी है, न्यूज़पेपर, द हिंदू, एडिटोरियल वगैरह पढ़ने हैं, और साथ साथ आपको क्या करना है, एडिटोरियल भी रीड आउट करवाता हूँ आपको कि किस तरीके से रीड करना है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, रीड करना है एडिटोरियल वगैरह को, और साथ साथ वर्किंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, इंग्लिश के अंदर तो कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। समझ में आई चीज़। आई थिंक यहाँ तक आपके क्लियर है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहचान पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जीवन में जो भी करता है, उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो संसार में अपनी एक विशेष अनोखी पहचान बनाना चाहता है। किंतु कैसे बनती है ये पहचान? यहां यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय से नहीं, उसके कर्म से बनती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। यदि ऐसा किया तो संसार की अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहे। नीतियां मेरी, नियति आपकी,